नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। बहुत बड़ी खबर है। जब अमेरिका में पड़ताल हुई, सामने आई, तो पता चला अंबानी और जूनियर ट्रंप के बीच कुछ रिश्ते पनप रहे थे जो भारत के लिए काफी चिंताजनक थे। दिल थाम के बैठिए, आज मैं आपको वो खुलासे करने जा रहा हूँ जो आपके होश उड़ा दें। कभी कभी एक खबर सिर्फ खबर नहीं होती, वो एक ऐसा दरवाजा होती है जिसके पीछे सत्ता, पैसा, राजनीति और वैश्विक प्रभाव का पूरा खेल छुपा होता है। आज हम ऐसी ही एक कहानी की बात करने जा रहे हैं। एक तरफ भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट समूह और दूसरी तरफ अमेरिका का सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार। बीच में अरबों डॉलर के निवेश और फिर ऐसे फैसले जिनसे दुनिया भर में सवाल उठने लगे। आपको याद होगा, कुछ समय पहले एक हवा में बात चली थी, क्या मुकेश अंबानी कुछ सांसदों से संपर्क में है? और उसके बाद अंबानी की सियासत पे कई ग्रहण लगने शुरू हुए। ये लगा कि ट्रंप से डील करने लगे हैं अंबानी, विश्व गुरु के थोड़े पर कतरने में लगे हैं अंबानी। और लोग तो यहां तक कहते हैं, पुष्टि नहीं है इस खबर को, कि धनखड़ की विदाई का कारण भी ये था कि धनखड़ ने कहा था कि जो सत्ता परिवर्तन की बात चल रही है, केजरीवाल एंड पार्टी से संपर्क की बात चल रही है, उसके पीछे अंबानी। अब पता नहीं इन खबरों में सच्चाई है या नहीं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जरूर चल थी कि ट्रंप और अंबानी के बीच कुछ खेल पकड़ा है। सवाल ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा निवेश इन दोनों के बीच, ट्रंप और अंबानी के बीच हुआ या नहीं हुआ। सवाल ये है कि क्या दुनिया में आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति एक दूसरे के इतने करीब आ चुकी है कि दोनों को अलग अलग पहचानना मुश्किल हो गया है। ये कहानी शुरू होती है गुजरात के जामनगर से। नवंबर 2025। एक तरफ आनंद अंबानी और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जूनियर। तस्वीरें सामने आती हैं, मुलाकातें होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, दोनों परिवार की नजदीकियों की चर्चा होती है। पहली नजर में यह सामान्य लगता है। आखिर दुनिया के बड़े उद्योगपति और बड़े राजनीतिक परिवार अक्सर मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्होंने इस मुलाकातों को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका की एक बहुत ही नामी गिरामी संस्था है, बड़ी सम्मानित संस्था है, ProPublica। इसकी रिपोर्ट के अनुसार टेक्सास की एक कंपनी अमेरिका फर्स्ट रिफिलिंग को रिलायंस से लगभग $100 मिलियन का निवेश मिला, यानी करीब 830 करोड़ रुपया। ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये इतना बड़ा निवेश है कि उसके पीछे की रणनीति और उद्देश्य पर सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन असली बहस तब शुरू हुई जब रिपोर्ट में दावा सामने आया कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का इस कंपनी से संबंध था। यहीं से कहानी केवल व्यापार की नहीं रही, यहीं से कहानी राजनीति तक पहुंच गई और फिर लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए कि क्या यह सिर्फ एक कारोबारी निवेश था, क्या यह एक सामान्य व्यवसायिक निर्णय था, या फिर इसके पीछे कुछ और भी था। क्योंकि उसी समय अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक तनाव की चर्चा चल रही थी। रूसी तेल को लेकर बहस चल रही थी, अमेरिका की नीतियां बदल रही थी, भारत अपनी अलग विदेश नीति पर जमा हुआ था, कायम था, और उसी दौरान यह निवेश सामने आता है। यही कारण है कि पूरे मामले ने दुनिया भर के विश्लेषकों का ध्यान खींचा। दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं होता, सवाल पूछना लोकतंत्र की आत्मा होती है। और जब मामला अरबों डॉलर का हो तब सवाल और भी जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि आम नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियां किस तरह फैसले लेती हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। रिपोर्ट के अनुसार यह निवेश ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग जैसी परियोजना को लेकर पहले से ही बाजार में कई तरह की शंकाएं मौजूद थी। कुछ विशेषज्ञों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि नई रिफाइनरी परियोजनाओं में निवेश का जोखिम बहुत अधिक है। कुछ विश्लेषकों ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी कंपनी में इतना बड़ा निवेश क्यों किया गया, और यहीं से बहस और तेज हो गई। क्योंकि जब कोई सामान्य कारोबारी निर्णय बाजार के सामान्य तर्क से मेल नहीं खाता, तो लोग उसके पीछे की वजह जानना चाहते हैं। और यही पत्रकारिता का काम भी है, सवाल पूछना, तथ्यों को सामने रखकर और जनता को तय करने देना कि वो क्या सोचती है। लेकिन आप जानते हैं, नाम अंबानी का हो तो गोदी मीडिया की सांस अटक जाती है, कोई बात करता नहीं। आज दुनिया बदल चुकी है। पहले राजनीति और व्यापार अलग अलग दिखाई देते थे,
आज दोनों के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही है। दुनिया के बड़े उद्योगपति केवल उद्योगपति नहीं रहे, वो वैश्विक शक्ति का केंद्र बन चुके हैं। वो देशों में निवेश करते हैं, सरकारों से बातचीत करते हैं, नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, और यही वजह है कि उनकी गतिविधियां हमेशा सार्वजनिक चर्चा का विषय बनती है। भारत में भी यही बहस वर्षों से चल रही है। क्या बड़े कारपोरेट समूहों का प्रभाव बढ़ रहा है? क्या आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण लोकतंत्र के लिए चुनौती बन सकता है? क्या सरकार और बड़े उद्योगपति बहुत ज्यादा करीब आ रहे हैं? इन सवालों का जवाब हर व्यक्ति अलग अलग दे सकता है, लेकिन इन सवालों को उठाना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि उससे सवाल ना पूछे जा सके, और कोई भी संस्था इतनी शक्तिशाली नहीं होनी चाहिए कि उसकी जवाबदेही समाप्त हो जाए। यही इस कहानी का मूल प्रश्न है। क्या ये केवल एक निवेश था, या ये फिर उस बड़े वैश्विक खेल का हिस्सा था जिसमें राजनीति और पूंजी एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है? आगे की कहानी इससे भी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि जब हम इस निवेश से जुड़ी कंपनी, उसके इतिहास, उसके वित्तीय रिकॉर्ड, उससे जुड़े लोगों को देखते हैं तो कई नए सवाल सामने आते हैं। सवाल जो और बड़े होते कैसे एक निवेश ने दुनिया भर में बहस खड़ी कर दी। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि ये देश से जुड़ी कहानी है, आपकी जिंदगी से जुड़ी कहानी है। क्योंकि किसी भी बड़े निवेश को समझने के लिए यह देखना जरूरी होता है कि पैसा आखिर गया कहां। और जब पत्रकारों ने इस दिशा में पड़ताल शुरू की, अमेरिका के पत्रकारों ने की, बेचारे हिंदुस्तान के पत्रकार तो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान में उलझे रहते हैं। जब पड़ताल शुरू हुई तो कई ऐसे सवाल सामने आए जिन्होंने पूरी बहस को और गंभीर बना दिया। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका फर्स्ट रिफिलिंग नाम की जिस कंपनी में निवेश की बात सामने आई, वो वर्षों से अपनी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही थी। ऊर्जा क्षेत्र के कई जानकारों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि नई रिफाइनरी बनाना दुनिया के सबसे कठिन और महंगे कामों में से एक है, सबसे महंगा कारोबारी काम है। पर्यावरण की मंजूरी होना, वित्तीय जोखिम, बाजार की अनिश्चितता, तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और बदलती हुई ऊर्जा नीतियां, इन सबके बीच नई रिफाइनरी खड़ा करना आसान नहीं होता। यही वजह है कि दुनिया भर में नई रिफाइनरियों के प्रोजेक्ट बहुत कम दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल यह था कि जब बाजार के इतने बड़े विशेषज्ञ संदेह जता रहे थे तो फिर इतना बड़ा निवेश क्यों किया गया? मुकेश अंबानी तो फूटी कौड़ी ना देखते। क्या रिलायंस को कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जो बाकी दुनिया देख नहीं पा रही थी, या फिर इस निवेश के पीछे केवल आर्थिक गणना नहीं? यहीं से बहस शुरू हुई, और यह बहस केवल अमेरिका तक सीमित नहीं थी। भारत में भी लोगों ने सवाल पूछना शुरू किए, क्योंकि रिलायंस कोई सामान्य कंपनी नहीं है। रिलायंस भारत की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक है। ऊर्जा, टेलीकॉम, रिटेल, डिजिटल सेवा, मीडिया, नफरत फैलाती मीडिया, मनोरंजन, कंपनी का विस्तार कई क्षेत्रों तक फैला हुआ है। ऐसे में उसके किसी भी बड़े निवेश का महत्व दुनिया भर में बढ़ जाता है, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया देखती है। दुनिया का कोई भी बड़ा निवेशक जब अरबों रुपए का फैसला करता है तो उसके पीछे एक लंबी स्टडी छुपी होती है, जोखिम का मूल्यांकन होता है, भविष्य की संभावनाएं देखी जाती है, लाभ और हानि की गणना की जाती है। यही वजह है कि इस निवेश को लेकर लोगों की जिज्ञासा बढ़ी। रिपोर्ट में यह भी चर्चा हुई कि इस परियोजना से जुड़े कुछ लोगों और संस्थाओं के राजनीतिक संबंधों को लेकर सवाल उठना चाहिए। हालांकि संबंधित पक्षों ने किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि से इनकार किया, लेकिन आलोचकों का कहना था कि लोकतंत्र में केवल वास्तविक हितों का टकराव ही नहीं, बल्कि संभावित हितों का टकराव भी चिंता का विषय होता है। और यहीं से यह कहानी केवल व्यापार की नहीं, ये सार्वजनिक जवाबदेही की कहानी बन गई। दोस्तों, दुनिया के इतिहास में यह पहली बार नहीं हुआ है। अमेरिका में भी दशकों से यह बहस चलती रही है कि बड़े कारपोरेट समूह राजनीति को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं। वॉल स्ट्रीट और वाशिंगटन के रिश्तों पर अनगिनत किताबें लिखी गई, ना जाने कितनी किताबें मार्केट पे अभी हुई, संसदीय सुनवाई हुई, जांच समितियां बनी, रिपोर्ट प्रकाशित हुई। हर बार एक ही सवाल सामने आया, सबके सामने आया कि क्या लोकतंत्र की दिशा जनता तय करती है या धन? क्या नीतियां मतदाता तय करता है या निवेशक?
और क्या राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति के बीच पर्याप्त दूरी बची हुई? आज यही सवाल फिर से उठ रहा है, क्योंकि जब किसी राजनीतिक परिवार से जुड़े लोगों का नाम किसी बड़े निवेश के साथ जुड़ता है तो जनता स्वाभाविक रूप से पारदर्शिता चाहती है। जनता ये जानना चाहती है कि कौन किससे जुड़ा है, कौन किसे लाभ पहुंचा रहा है और कौन किससे लाभ प्राप्त कर रहा है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। दुनिया भर में कॉर्पोरेट लॉबिंग एक वास्तविकता है, आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। बड़ी कंपनियां सरकारों के साथ संवाद करती हैं, नीतियों पर अपनी राय देती हैं, अपने हितों की रक्षा करती हैं, लेकिन लोकतंत्र की कसौटी यह होती है कि यह प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है। क्या आम नागरिकों को पता है, किसी भी आम नागरिक को पता है कि फैसले कैसे और किसके लिए लिए जा रहे हैं? क्या जानकारी सार्वजनिक है? क्या हितों के टकराव से बचने के पर्याप्त प्रबंध है, मैनेजमेंट है? यही वो प्रश्न है जो इस पूरे मामले के केंद्र में है, और यही कारण है यह कहानी केवल एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये आधुनिक पूंजीवाद की कहानी है। एक ऐसे दौर की कहानी जहां कुछ कंपनियां इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि उनका प्रभाव कई देशों तक फैल गया है, अमेरिका तक फैल गया है। जहां निवेश केवल निवेश नहीं रह गया, वो भू राजनीति का एक हिस्सा बन गया, वो कूटनीति का भी एक हिस्सा बन गया है, लगातार बन रहा है, वो सत्ता की भाषा का हिस्सा बन गया। और जब पैसा और राजनीति एक ही मेज पर बैठे लगते हैं तो पत्रकारिता का काम और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पत्रकारिता का काम किसी को दोषी ठहराना नहीं है, मैं भी नहीं ठहरा रहा। पत्रकारिता का काम सवाल पूछना है, तथ्यों को सामने रखना है, वही मैं कर रहा हूं, और जनता को सच जानने का अवसर देना है। यही वजह है कि यह मामला इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल अमेरिका की कहानी नहीं है, यह भारत की भी कहानी है, भारत की राजनीति से जुड़ी कहानी है, विश्व गुरु की सत्ता से जुड़ी कहानी है। क्या विश्व गुरु की सत्ता हिलाने की कहानी भी बन गई थी, बनने जा रही थी, बन सकती थी? ये दुनिया भर के लोकतंत्रों की कहानी है, और यह सवाल की कहानी है जिसका जवाब आने वाले वर्षों में शायद और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या लोकतंत्र में धन की शक्ति लगातार बढ़ रही है? और अगर बढ़ रही है तो उसका संतुलन कौन होगा, कैसे होगा? दोस्तों, हम इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, क्योंकि आखिरकार ये कहानी केवल रिलायंस की नहीं है, ये केवल ट्रंप परिवार की भी नहीं है, ये केवल एक निवेश की कहानी भी नहीं है, ये उस व्यवस्था की कहानी है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां और दुनिया की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक ताकतें एक दूसरे के बेहद करीब दिखाई देने लगी। और यहीं से लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर लोकतंत्र किसके लिए है? जनता के लिए, मेरे आपके लिए, या उन लोगों के लिए जिनके पास अरबों खरबों रुपए की पूंजी है, बेशुमार दौलत? दोस्तों, दुनिया का इतिहास उठाकर देखिए, जब जब आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति एक ही दिशा में चलने लगी, तब तब लोकतंत्र पर सवाल उठे। अमेरिका में रॉकफेलर के दौर में यही हुआ, यूरोप के बड़े औद्योगिक घरानों के दौर में यही हुआ, दक्षिण कोरिया के चेवोल समूह को लेकर यही बहस, जापान में जाई बात्सु को लेकर यही सवाल थे, और आज उसी तरह के सवाल दुनिया के कई लोकतंत्रों में फिर सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया बदल चुकी है। पहले कंपनियां केवल उत्पाद बेचती थी, आज कंपनियां डेटा नियंत्रित करती हैं, मीडिया में निवेश करती हैं, मीडिया में हिंदू मुसलमान के झगड़े करती हैं, फसाद पैदा कराती हैं, मनोरंजन उद्योग में मौजूद हैं, खेल जगत में हैं, टेलीकॉम में हैं, ऊर्जा में हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म में हैं। और जब कोई कंपनी समाज के इतने हिस्से को प्रभावित करने लगे तो उसकी जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। यही वजह है कि ProPublica जैसी रिपोर्ट दुनिया भर में चर्चा का विषय बनती है, क्योंकि वो केवल एक निवेश की बात नहीं करती, वो पूरे ढांचे पर सवाल उठाती है जिसके भीतर बड़े फैसले लिए जाते हैं। आज भारत का आम नागरिक क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसे नौकरी मिले, उसका व्यवसाय चले, उसका बिजनेस चले, उसके बच्चों को पढ़ाई का, हेल्थ का अवसर मिले, उसकी मेहनत का सम्मान हो। वो ये नहीं चाहता कि उसका देश वैश्विक शक्ति संघर्षों का मोहरा बने। वो ये भी नहीं चाहता कि किसी भी कारपोरेट समूह को कानून से ऊपर माना जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो।
लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसमें सवाल पूछने का अधिकार सुरक्षित रहता है। और सवाल पूछना किसी व्यक्ति के खिलाफ होना नहीं है, सवाल पूछना जवाबदेही की मांग करना है। आज अगर कोई कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है तो जनता को यह जानने का अधिकार है, 100% अधिकार है कि उसके फैसले कैसे लिए जाते हैं, उसके निवेश किन आधारों पर होते हैं, उसकी राजनीतिक पहुंच कितनी है और उसका प्रभाव सार्वजनिक नीति जो मेरे और आपके भविष्य को तय करती है उस तक पहुंचता है या नहीं। ये कोई असामान्य मांग नहीं है। दुनिया के हर विकसित लोकतंत्र में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और यही स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी भी है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का एक और पहलू है, वो है भारत की छवि। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत वैश्विक निवेश आकर्षित कर रहा है, लगातार कर रहा है। ऐसी चर्चा है, ना हो रही हो अलग बात है, विदेशी लोग पैसा निकाल के भाग रहे हो ये अलग बात है, लेकिन आकर्षित तो कर रहा है। भारत कहता है कि हम बहुत महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में हैं। ऐसे समय में यदि किसी भारतीय कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी के निवेश अंतरराष्ट्रीय विवाद का विषय बनते हैं तो प्रभाव केवल उस कंपनी तक सीमित नहीं रहता, उसका प्रभाव भारत की छवि पर भी पड़ता है। यही कारण है कि पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। जितनी अधिक पारदर्शिता होगी उतना अधिक विश्वास होगा, और जितना अधिक विश्वास होगा उतनी ही मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। आज दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई विचारधाराओं की नहीं है, सबसे बड़ी लड़ाई विश्वास की है। क्या जनता अपनी संस्थाओं पर भरोसा करती है? क्या जनता अपनी सरकार पर भरोसा करती है? क्या जनता बड़े कारपोरेट समूह पर भरोसा करती है? क्या जनता को लगता है कि नियम इस देश में सबके लिए समान है? अगर इन सारे सवालों का जवाब सकारात्मक है तो लोकतंत्र मजबूत है, और अगर इन सवालों का जवाब नकारात्मक होने लगे तो लोकतंत्र के सामने चुनौती खड़ी हो जाती है। भारत के इन सारे सवालों का जवाब नकारात्मक होने लगा है। यही वजह है कि इस पूरे मामले को केवल एक खबर समझना भूल होगी। ये एक बड़ा संकेत है, एक संकेत की दुनिया में राजनीति और पूंजी के रिश्ते बदल रहे हैं, एक संकेत की वैश्विक कंपनियां पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली हो चुकी हैं, एक संकेत की लोकतंत्रों को पहले से कहीं अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की सख्त जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक बड़ा संकेत कि पत्रकारिता की भूमिका आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी, क्योंकि जब सत्ता और संपत्ति दोनों शक्तिशाली हो जाएं तो सवाल पूछने वाला कोई तो होना चाहिए। यही पत्रकारिता का काम है, यही लोकतंत्र की आत्मा है, और यही कारण है कि ऐसी रिपोर्ट महत्व रखती है, आप चाहे उनसे सहमत हो या असहमत। क्योंकि लोकतंत्र में बहस का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार होता है। अंत में फैसला आपका है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह केवल एक सामान्य निवेश था? क्या यह केवल एक कारोबारी निर्णय था दो बड़े लोगों के बीच, एक पॉलिटिकल आदमी और एक बिजनेसमैन? क्या यह केवल वैश्विक व्यापार की एक और कहानी थी, या ये फिर उस बदलती दुनिया का संकेत है जहां राजनीति और पूंजी के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही है? इस सवाल का जवाब आपको देना है, लेकिन एक बात निश्चित है, लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब जनता सवाल पूछती रहेगी, जब पत्रकार पड़ताल करते रहेंगे, जब जानकारी सामने आती रहेगी, जब संस्थाएं स्वतंत्र रहेंगी, और जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी और कोई भी शक्ति जवाबदेही से ऊपर नहीं होगी। क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति ना किसी उद्योगपति के पास होती है और ना किसी नेता के पास होती है, अंतिम शक्ति जनता के पास होती है, और लोकतंत्र की असली ताकत भी वही जनता होती है। मामला देश की सत्ता से जुड़ा था, क्योंकि उस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही थी कि भारत की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। 180 सांसदों से संपर्क किया जा रहा है। नाम मुकेश अंबानी का भी आया कि वो बहुत सांसदों के संपर्क में हैं। पुष्टि नहीं हो पाई, इसलिए इसको खबर की तरह ना लिया जाए, एक राजनीतिक गलियारों की चर्चा की तरह लिया जाए, वरना मुकेश अंबानी जी ना जाने कहां से मुझ पर मुकदमा कर देंगे। बड़े लोग हैं, बड़ी ताकत है, लेकिन मेरी भी जिद है कि मैं सच लाता रहूं, सामने लाता रहूं। मैं जानता हूं ये खबर आपको कहीं दिखाई नहीं देगी, दिखाई देनी भी नहीं चाहिए। मामला मुकेश अंबानी से जुड़ा है, साहब के दोस्त से जुड़ा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।